शिकारी दबे पांव जंगल में आगे बढ़ रहा था। वो पेड़ों के पीछे छुपता हुआ इधर उधर देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता घने जंगल की तरफ जा रहा था। थक गया हूँ आज तो, लेकिन अभी तक कोई भी पक्षी नहीं मिला। भूख लगी है, चलो यहाँ बैठकर खाना खा लेता हूँ। शिकारी इंसान एक जगह बैठकर खाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर गौरी कवि बैठी हुई थी। शिकारी के पास रोटी देखकर गौरी कवि के मुंह में पानी आ जाता है। ये इंसान रोटी खा रहा है, मेरा भी रोटी खाने को दिल कर रहा है। मांग कर देखती हूँ, शायद ये इंसान मुझे भी थोड़ी रोटी दे दे। ऐसे सोचकर गौरी कवि शिकारी इंसान के पास जाती है और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। इंसान इंसान, भूख लगी है, मुझे भी थोड़ी रोटी दे दो। मैं जंगल में शिकार करने आया हूँ, कोई पक्षी पकड़ने। मैं यहाँ भोजन बांटने नहीं आया। चल भाग, छी छी, काली कौवी, भाग यहाँ से। चाचा इंसान, अगर तुम मुझे थोड़ी रोटी दे दो तो मैं एक तोता तुम्हारे पास लेकर आऊंगी और तुम उस तोते को पकड़ लेना। क्या क्या वो तोता बोलता भी है? हाँ, वो बोलने वाला तोता है। मैं तुम्हें बोलने वाला तोता हिला कर दूंगी। अब जल्दी से मुझे थोड़ी रोटी दे दो। लालची शिकारी लालची गौरी को थोड़ी सी रोटी दे देता है। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे बोलने वाला तोता ला कर दो तो मैं तुम्हें कल भी रोटी दूंगा। चिंता ना करो चाचा शिकारी, मैं अभी आती हूँ। गौरी कवि वो रोटी लेती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि एक पेड़ की डाल पर बैठकर मज़े मज़े से रोटी खाती है। ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट है। अगर किसी तरह मैं तोते को शिकारी के पास ले जाऊं तो शिकारी हर रोज मेरे लिए रोटी लेकर आएगा। जाती हूँ, देखती हूँ तोता मेरे साथ जाता है या नहीं। गौरी कवि उड़ती है और जंगल में तोते को ढूंढने लगती है। रानो रानो चिड़िया, क्या तूने कहीं मिट्ठू तोते को देखा है? हाँ देखा है, वो अभी अभी नदी की तरफ जा रहा था, शायद नदी से पानी पीने गया होगा। गौरी कवि तुरंत नदी की तरफ उड़ जाती है। तोता नदी पर बैठा हुआ था। गौरी कवि तोते के पास जाकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर भाई तोते, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? मगर मुझसे मिलने कौन आया है? जो भी है उसे मेरे पास यहाँ ही ले आओ। नहीं तोते भैया, आपको मेरे साथ जाना होगा। घने जंगल में मेरा एक दोस्त बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, लेकिन मुझसे कोई शरारत ना करना। अगर मुझसे कोई शरारत की तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ना तोते भैया, आप मेरे साथ तो चलो। तोता बेचारा गौरी कवि की बातों में आकर गौरी कवि के साथ चला जाता है। गौरी कवि तोते को घने जंगल में ले जाती है। शिकारी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। मेरे प्यारे तोते भाई, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी अपने दोस्त को बुला कर लाती हूँ। गौरी कवि तोते को वहाँ बिठाकर शिकारी के पास जाती है और शिकारी से कहती है, शिकारी चाचा, वो देखो, मैं बोलने वाला तोता ले आई। अब उसे पकड़ना तुम्हारा काम है। पीछे से जाओ और उसे जाकर पकड़ लो। अगर ये तोता मुझे मिल जाए तो मेरा मुन्ना खुश हो जाएगा। शिकारी झाड़ियों के पीछे से छुपता छुपता तोते के पास पहुंच जाता है। जैसे ही शिकारी अपना हाथ तोते को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है, तोता तुरंत उड़ जाता है और शिकारी तोते को देखता ही रह जाता है। चाचा शिकारी, ये तुमने क्या किया? अब तोता जाकर जंगल के दूसरे पक्षियों को बता देगा और कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। तुमने मेरा सारा ही काम खराब कर दिया। कवि, वो तोता बहुत तेज था, वो तो मेरे पकड़ने से पहले ही उड़ गया। अब शाम हो रही है, मैं फिर किसी दिन आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। शिकारी वापस बस्ती की तरफ चला जाता है। रानो, रानो, वो गौरी की बच्ची मुझे धोखे से शिकारी के पास ले गई थी। शिकारी मुझे पकड़ने ही वाला था कि मैं जल्दी से वहाँ से उड़ गया। उस गौरी की बच्ची ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया तोते भैया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, चलो उसे ढूंढते हैं। तोता और चिड़िया उड़ते हैं। सामने कबूतर बैठा था। चिड़िया और तोता कबूतर को भी अपने साथ लेते हैं। बुलबुल भी आ जाती है, मैना भी पहुंच जाती है। गौरी कवि झाड़ियों में छुपी हुई थी।
वो जानती थी कि अगर वो सबके सामने गई तो पक्षी उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें गौरी कवि नहीं मिलती। मेरे दोस्तों, ऐसे गौरी हमारे हाथ नहीं आएगी। चलो हम गौरी के घर के सामने जाकर बैठ जाते हैं। ठंडी रात है, गौरी जहाँ भी हुई रात गुजारने तो अपने घर ज़रूर आएगी। चिड़िया के दोस्तों को उसका उपाय बहुत पसंद आता है और फिर वो सब गौरी कवि के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गौरी कवि काफ़ी देर तक झाड़ियों में छुपी रहती है और फिर रात होते ही ठंड बढ़ने लगती है। आज तो गौरी तू जरूर पिटेगी। अगर यहाँ बैठी रही तो ठंड से मर जाएगी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा करती हूँ, वापस घर ही जाती हूँ। गौरी कवि आखिर झाड़ियों से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। गौरी कवि दूर से ही पक्षियों को अपने घर के सामने बैठे हुए देख लेती है। तोता गौरी कवि को देख लेता है। वो आ गई गौरी, पकड़ो इसे, जाने ना पाए। वह सब पक्षी आगे पीछे से गौरी कवि को घेर लेते हैं और गौरी को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करते हैं। तोते तोते मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। बेशरम कवि, तुम्हारी इस शरारत से तोते की जान भी जा सकती थी। खबरदार, अगर आज के बाद हम में से किसी से भी बात की, कोई भी आज के बाद गौरी कवि को नहीं बुलाएगा। सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गौरी कवि को अकेला छोड़ देते हैं और कोई भी गौरी से दोस्ती नहीं करता। प्यारे दोस्तों, जो अपने दोस्तों को धोखा देता है वो अपना एतबार खो देता है और फिर कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि बेरी का कांटेदार पेड़ कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे कौवे, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। कांटेदार बुरे पेड़, मुझे क्यों आवाज दे रहे हो? कल जब मुझ पर बेरी का फल था तो तुम हर रोज मेरी बेरियां खाने आते थे। मेरी मदद करो। अच्छा, अब ज्यादा समय जाया ना करो। बताओ क्या मदद करूं मैं तुम्हारी? ये छोटा पेड़ मेरा पौधा है, इसे बचा लो। ये रात के तूफान से गिर गया है, इसे सीधा कर दो। मुझे इस काम से कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं ऐसे बेकार के काम नहीं करता हूँ। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से चला जाता है। मेरा बेटा भी ऐसे ही तूफान में मर गया था और आज मेरा पौधा भी मर जाएगा। कालू कौवा उड़ता उड़ता घने जंगल में जाता है और एक केले के पेड़ से केले तोड़कर खाता है। इतने मीठे और स्वादिष्ट केले मैंने आज तक नहीं खाए। कौवे, मेरे केले का फल खाने के बाद छिलके यहाँ से उठा लो। अभी कल ही एक लोमड़ी मेरे छिलके से फिसल गई थी। मैं कोई नौकर नहीं हूँ किसी के बाप का जो मैं छिलके उठाऊंगा। कौवा फिर से केले खाने लगता है और छिलके वहाँ फेंकता रहता है। पेड़ बहुत गुस्से में था लेकिन वो चुप रहता है। शाम के बाद रानो चिड़िया अपना दाना लेने के लिए अपने घर से निकलती है। उसके पास एक रस्सी भी थी जिसे वो अपने लिए लकड़ियाँ बांध कर लाने वाली थी। चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, अपनी इस रस्सी से मेरे पौधे को सीधा करके बांध दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। बचा लो मेरे पौधे को। बेरी के अच्छे पेड़, मैं अकेली ये नहीं कर पाऊंगी। आप चिंता ना करो, मैं अभी कबूतर या तोते को लेकर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, एक बार मेरे साथ आओ, हमें एक छोटे पेड़ की मदद करनी है। चिड़िया, मैं तो दूसरे जंगल जाने वाला था। ठीक है, मैं बाद में चला जाऊंगा। तोता चिड़िया के साथ जाता है। चिड़िया पेड़ को पकड़कर सीधा करती है और तोता लंबी रस्सी से छोटे पेड़ को उसके दादा बेरी के पेड़ के साथ मजबूती से बांध देता है। दादा बेरी का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। चिड़िया और तोते, मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। सुंदर पेड़, हम पक्षी और पेड़ अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चिड़िया वहाँ से उड़ती है।
आज फिर वही हुआ, सारा जंगल किसी ने गंदा कर दिया है। चिड़िया केले के पेड़ के पास जाकर छिलके इकट्ठे करती है। अभी कल ही लोमड़ी मौसी की टांग टूट गई थी इन छिलकों से फिसलकर। चिड़िया, मैंने बहुत मना किया उस कौवे के बच्चे को, लेकिन वो बहुत बुरा कौवा है। वो किसी की बात नहीं मानता। वो फेंक कर गया है यहाँ छिलके। आप ही दोबारा उसे अपना फल खाने मत देना, फिर देखना वो कौवा अपने किए पर कितना पछताएगा। दिन गुजरते गए, लेकिन कालू कौवा था कि सुधरने वाला नहीं था। एक दिन तो उसने एप्पल के पेड़ की बड़ी शाख ही तोड़ दी थी। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में मौसम बदल गया और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का घोंसला बहुत टूटा हुआ था। कौवा बारिश से बचने के लिए केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अब मैं इसे बताता हूँ। केले का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपना सारा पानी कौवे पर गिरा देता है। रुको रुको पेड़, केले के पेड़, मुझे क्यों गीला कर रहे हो? उस दिन की बात याद करो कौवे, जब मैंने तुम्हें मेरे फल के छिलके उठाने के लिए कहा था। कौवा रोता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। जाते जाते उसे बेरी के पेड़ में एक छेद नजर आता है। कौवा उस छेद में छुपने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही कौवा उस पेड़ के छेद के पास जाता है, बेरी का पेड़ अपनी कांटेदार शाख कौवे की पूंछ पर मारता है। कौवे की पूंछ में कांटे चुभ जाते हैं। मर गया, मर गया। बेरी के पेड़, मुझे अपने छेद में छुपने दो, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। वो दिन याद करो जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी और मेरे पोते को मरने के लिए छोड़ दिया था। अब कोई भी पेड़ तुम्हें आश्रय नहीं देगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। थक हार कर कालू कौवा एप्पल के पेड़ के पास जाता है, लेकिन एप्पल का पेड़ भी कालू कौवे को अपने नीचे बैठने से मना कर देता है। फिर कालू कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे अपने बुरे कामों की सजा मिलती है। वो लोमड़ आज फिर आ गई थी। जग्गू कौवा उस लोमड़ के ऊपर बैठा जंगल की सैर कर रहा था। जग्गू जग्गू, मैं तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा, तुम आज फिर लोमड़ से खेल रहे हो। जग्गू कुकू को मुंह चढ़ाता है। ओ जाओ जाओ, बता दो जाकर, मैं डरता नहीं हूँ अपनी मम्मा से। कुकू वहाँ से चला जाता है। तुम इन छोटे पक्षियों का विश्वास न करना, मेरी और तुम्हारी दोस्ती पक्की है। चलो आज मैं तुम्हें मीठे मीठे अंगूर खिला कर लाता हूँ। फिर वो लोमड़ जग्गू को लेकर अंगूरों के बाग में चला जाता है। मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता, मैं थकता भी नहीं हूँ और मेरा दोस्त मुझे पूरे जंगल की सैर करवाता है। मम्मा, आज फिर जग्गू उस बुरे लोमड़ के साथ घूम रहा है। मैंने उसे अभी अभी देखा है। जग्गू लोमड़ के साथ अंगूरों के बाग की तरफ जा रहा था। वो छोटा बच्चा है, वो लोमड़ की बातों में आ गया होगा। मैं अभी जग्गू की मम्मा को बता कर आती हूँ। चिड़िया उड़ती है और जग्गू की मम्मा गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी बहन, वो बच्चा है, उसे मना करें। हम पक्षियों के उस लोमड़ से संबंध कैसे हो सकते हैं? वो बहुत चालाक होता है और बुरा भी। वो कभी भी मौका मिलने पर जग्गू को नुकसान पहुंचा सकता है। छोटी चिड़िया, मेरे बेटे के ऊंचे परिवारों से संबंध है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? चील क्या, लोमड़ क्या, अब तो शेर और चीते भी मेरे जग्गू से दोस्ती करना चाहते हैं। एक माँ हो तुम, अपने बेटे की जिंदगी की चिंता करो। चल मनहूस चिड़िया, भाग यहाँ से, तू बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू भी शाम को घर आ जाता है। आ गया मेरा जग्गू? हाँ माँ, आज मेरा दोस्त लोमड़ मुझे अंगूरों के बाग में ले गया था। अकेले अकेले ही अंगूर खा लिए, अपनी माँ के लिए नहीं लाए हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो, मैं अपनी माँ के लिए भी अंगूर लाया हूँ। गौरी अंगूर देखकर बहुत खुश होती है और जल्दी जल्दी से अंगूर खाने लगती है। इसलिए तो कमजोर चिड़िया जलती है मेरे जग्गू बेटे से। म्याऊं। सुन लो लोमड़, अगर आज तुम उस छोटे कौवे को मेरे पास ना लेकर आए तो आज मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगी। म्याऊं म्याऊं। दया करो काली बिल्ली, मुझे अपने घर से ना निकालो, मैं बेआसरा हो जाऊंगा। मेरा तो कोई घर भी नहीं है। मैं आज किसी भी तरह उस काले कौवे को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ ले आऊंगा। ठीक है, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अगर तुम उस कौवे को मेरा भोजन बना दो तो जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। म्याऊं। लोमड़ बिल्ली के घर से निकलता है
उसका अपना कोई घर नहीं था। उसे बिल्ली के घर में रहने के लिए काली बिल्ली को खुश तो रखना ही था। लूमड़ दोस्त, आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। क्या बताऊं कौवे दोस्त, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आपने पेट दर्द की दवा ली है क्या? नहीं, मैं दवा लेने बिल्ली डॉक्टर के पास ही जा रहा हूँ। बिल्ली तो पक्षियों को खा जाती है। वो डॉक्टर बिल्ली है, वो कोई पक्षी खाने वाली आवारा बिल्ली नहीं है। बहुत अमीर बिल्ली है वो तो। वो बड़े बड़े जीव खाती है, जैसे बकरी, घोड़ा और बैल। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। पहले तुम काली बिल्ली से अपने पेट दर्द की दवा ले लो और फिर बाद में हम अंगूर खाने जाएंगे। जग्गू लूमड़ के ऊपर बैठ जाता है और लूमड़ चलता है। जग्गू दोस्त, रुक जाओ। दोस्ती अपने जैसों के साथ ही अच्छी होती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो। और हाँ, आज अपनी मम्मा के लिए अंगूर ज्यादा लेकर जाना। सामने छोटा मिट्ठू बैठा हुआ था। जग्गू, क्या तुम पागल हो गए हो जो हमें छोड़कर ऐसे दुष्ट जानवरों से दोस्ती कर रहे हो? चल, बड़ी चोंच वाले, तुझे क्या, मैं जो मर्जी करूं। लूमड़ और तेज भागता है और जग्गू को काली बिल्ली के घर के बाहर ले जाता है। काली बिल्ली जल्दी से आओ और मुझे पेट दर्द की दवा दे दो। बिल्ली घर से बाहर आती है। म्याऊं म्याऊं, काली बिल्ली काला कौवा खाएगी, काली बिल्ली और काली हो जाएगी। वो काली बिल्ली एक छलांग लगाती है और जग्गू कौवे को पकड़कर मार देती है और उसे खाने लगती है। मेरा काम बन गया, अब मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। म्याऊं, हाँ, जाओ और किसी और पक्षी को मेरे लिए लेकर आओ।